ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चंस है। साइंस के क्वेश्चंस के हम डिस्कशन करेंगे। ये पहले शिफ्ट और पहले दिन का ही क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है। विकल्प है जल में चाक का चूर्ण, जल में चीनी का घोल, जल में तेल, जल में दूध की कुछ बूंदें। तो इसका सही आंसर होगा जल में चाक का चूर्ण। निलंबन निलंबन क्या होता है कि इसमें जो कण मिले होते हैं, यदि उन्हें आपस में ना घोला जाए चम्मच या किसी चीज़ से, तो कुछ देर बाद वो वापस नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। ठीक, वो पूर्णतः नहीं मिल पाते हैं। तो और उनके कण निलंबन में कणों का आकार जो होता है सामान्यतः बड़ा होता है। तो इसका सही आंसर होगा जल में चाक का चूर्ण। अब अगला क्वेश्चन है साइंस का, साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया करता है। तो जलरागी सिरा है, ऑप्शंस हैं जल, तेल, जल एवं तेल दोनों, हाइड्रोकार्बन। तो साबुन के दो सिरे होते हैं, एक को हेड बोला जाता है, एक को टेल बोला जाता है। तो जो जलरागी सिरा है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है, जो जल विरागी सिरा है वो हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये जो है जलरागी सिरा दिया हुआ है, तो जलरागी सिरा जल के साथ अभिक्रिया करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलक्षणिक गुण है। द्रव के गुणों के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है यह दृढ़ होते हैं। ऑप्शन 2, इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तीसरा ऑप्शन है यह अत्यधिक संपीड़ित होते हैं। चौथा ऑप्शन है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो जल का जो विशेष गुण है वो यह है कि इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आयतन का मतलब हुआ कि अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही होगा, चाहे आप किसी बर्तन में रखिए। लेकिन अगर आप अलग अलग बर्तन में 1 लीटर जल को ही रखते हैं तो वो उसी का आकार ले लेगा। यही आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। बोतल रखेंगे तो बोतल का रूप लेगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास का रूप ले लेगा। चलिए अगले साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। हम केवल साइंस के क्वेश्चन को ही देखेंगे। विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन के ये तरीके प्रोटोजोआ में देखे गए हैं। किस प्रोटोजोआ में देखे गए हैं, मतलब किस प्रोटोजोआ में विभाजन के ये तरीके पाए जाते हैं। ठीक, तो प्रोटोजोआ चुनना है इसमें से। पहले तो प्रोटोजोआ तो इसमें से सभी हैं लगभग, लेकिन अमीबा में क्या होता है कि विभाजन जो होता है उससे किसी भी तल से, मतलब किसी भी भाग से हो जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा अमीबा। अगला क्वेश्चन है साइंस का, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है। ऑप्शन है पंखुड़ियाँ, ऑप्शन बी परागकण एवं बीजांड, ऑप्शन सी थैलेमस, ऑप्शन डी बाह्यदल। तो क्वेश्चन के ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि ये पादप कोशिका से संबंधित क्वेश्चन है। तो जो प्रजनन के लिए सबसे आवश्यक अंग है वो है परागकण एवं बीजांड। पौधों के प्रजनन अंग जो होते हैं वे सबसे प्रमुख हैं परागकण एवं बीजांड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है। तो विद्युत अपघटन शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है। पहला ऑप्शन है अशुद्ध धातु का, दूसरा है धातु लवण का, तीसरा है मिश्र धातु का, चौथा है शुद्ध धातु का। तो जो कैथोड होता है वह शुद्ध धातु का बना होता है। जो कैथोड होता है विद्युत अपघटन शोधन प्रक्रिया में कैथोड शुद्ध धातु और एनोड अशुद्ध धातु। देखिएगा तो एक जैसा ही स्वर आ रहे हैं, अशुद्ध और एनोड, अशुद्ध और एनोड। तो अशुद्ध एनोड का शुद्ध कैथोड का बना होता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है जो साइंस का है। इसमें पूछ रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थिर होता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके नाभिक में रहता है। परमाणु के नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। इसलिए तो परमाणु का नाभिक सबसे मजबूत होता है।
अगला क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है। तो वृद्धि हार्मोन 28 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है। ऑप्शन ए, यह रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। यह महिला यौन अंगों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है। यह शरीर के विकास के लिए क्षय अपक्षय को नियंत्रित करता है। तो वृद्धि हार्मोन का कार्य केवल एक नहीं होता है। वृद्धि हार्मोन का कार्य यह होता है कि वो सभी अंगों के विकास को क्या करे, उद्दीपित करे, मतलब तीव्र करे। अगला क्वेश्चन है साइंस का, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको देखते हैं। बोल रहा है कि एक एथलीट की चाल भी क्या होगी यदि एथलीट आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक बार चक्कर लगाने में t सेकेंड का समय लेता है। तो हम देखते हैं, ये मान लेते हैं कि एक वृत्त हो गया। अब इसी वृत्ताकार पथ पर चलना है। तो कोई भी व्यक्ति यदि वृत्ताकार पथ पर चलता है तो वृत्त के बाहरी उसकी परिधि पर चलता है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक। और बोल रहा है कि t सेकेंड का समय लेता है, ठीक। तो v यानी वेग उसकी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, तो वृत्त की परिधि यानी कितना 2πr और बटा समय, ठीक। वृत्त की परिधि अर्थात दूरी अब बटा समय, ये क्या होता है, चाल। तो ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा दिख रहा है, ठीक। v इक्वल टू वेग यानी वेलोसिटी यानी चाल, ठीक। दूरी यानी 2πr और समय t, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, v इक्वल टू 2πr/t। अगला 33 नंबर है, मिश्रण के क्लोराइड कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्लोराइड कण, क्लोराइड कण ये जो आपस में मिले हुए होते हैं क्लोराइड, जैसे कि कोहरा भी एक क्लोराइडी विलयन है जिसमें बहुत सारे मिश्रण होते हैं, ठीक। तो इसको अलग करने के लिए कौन सा तकनीक उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा आसवन, तीसरा अपकेंद्रीकरण, चौथा निस्यंदन। तो ऐसे क्लोराइड कणों को अलग करने के लिए हम अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद लगातार 34 नंबर भी साइंस का ही क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है स्वपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं, ये सही है, यही सही है, ठीक। इसमें यही सही होगा। ये जो लिंडमान का सिद्धांत है प्रसिद्ध की पिरामिड से क्वेश्चन संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन, 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन से कृत्रिम रसायन उत्तरदायी है, ठीक। ऑप्शन ए आयोडो क्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी क्लोरो आयोडो कार्बन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी आयोडो ब्रोमोकार्बन, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे कहा जाता है। ओजोन परत में छिद्र के लिए यही गैस उत्तरदायी है, जो जिसे हम CFC भी कहते हैं। ये सामान्यतः रेफ्रिजरेटर, AC इन सब चीज़ों से निकलने वाली गैसें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला साइंस का क्वेश्चन है, जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुँह करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम किस ओर गिरते हैं। देखिए
हम ड्राइवर की ओर मुँह करके खड़े हैं और बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगेगी, इतनी बातों पर ध्यान नहीं देना है। बस इतना देखना है कि बस रुकी हुई है तभी ना चलेगी, तो रुकी हुई है और अचानक अगर चलती है तो आपकी पीछे की ओर गिरिएगा। अगर चल रही है और क्या होगा कि यदि चल रही है और अचानक रुकती है यानी ब्रेक लगाया जाता है तो आप आगे की ओर गिरेंगे। ठीक, ये न्यूटन की गति के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, प्रथम नियम है। ठीक, जड़त्व जिसे बोला जाता है, जड़त्व के कारण ऐसा संभव है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं। ये हम सिर्फ आज एक शिफ्ट का देखेंगे, फर्स्ट शिफ्ट का। अगर सही रिस्पॉन्स रहा तो हम दूसरी शिफ्ट का भी वीडियो डाला जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। वेग समय के साथ नहीं बदलता। असमान गति, ऐसा तो नहीं है। अगर वेग समय के साथ बदल रहा है तो ये क्या होगी? सामान्य गति। असमान गति नहीं, सामान्य गति। वेग समय के साथ बदलेगा तो वेग में परिवर्तन की दर, तो ये त्वरण कहलाएगा। ये तो क्या होगा? त्वरण होगा। ये गलत है, ये सही नहीं है। वेग समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलेगा। अगर नहीं बदलेगा तो एक समान गति है, अगर बदलेगा तो असमान गति है। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ये सही है बिल्कुल। प्रति एकांक समय में या अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की गति असमान त्वरण होती है। नहीं, मुक्त रूप से गिरती पिंड की गति समान त्वरण का उदाहरण है। अमुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए गंधीय सूचक है? ये हूबहू एकदम एनसीईआरटी से सीधे कॉपी किया गया है। फेनोल्फथालीन, मैथिल ऑरेंज, वेनिला एसेंस। ठीक, तो इसमें सही होगा वेनिला। एनसीईआरटी में सीधे दे रखा है कि हम क्षारीयता या अम्लीयता का पता लगाने के लिए वेनिला का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लगातार 46, 47, 48 तीनों साइंस के ही क्वेश्चन हैं और 45 नंबर भी। पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कहाँ से पाचन शुरू होता है? तो मुख से ही पाचन शुरू होता है, मुख्य, उसके बाद ग्रास नली में, आमाशय में, ऐसे ही भोजन फिर छोटी आंत में, फिर अंततः बड़ी आंत के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो ऑप्शन ए ही सही होगा। जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है बाकी सब ग्रंथियों को आदेश देता है, उन्हें उनके कार्य के लिए एग्रेसिव करता है। तो हाइपोथैलेमस। ठीक, बाकी सब जो थायराइड ग्रंथि है ये थायराइड थायरक्सिन नामक हार्मोन को स्रावन करती है। अग्नाशय ये मिश्रित ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि, इनका ये सब कार्य नहीं है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है? गर्मी के दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है। ऑप्शन ए, पसीने आने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है, दिया गया कथन गलत है। ऑप्शन माने 2 है। तीसरा ऑप्शन, पसीना आने से रक्त संचार बढ़ जाता है और शरीर को ठंडक प्राप्त होता है। ये सही है। नहीं, ये भी सही नहीं है। ठंडक, पसीने से रक्त संचार कहाँ से बढ़ जाएगा? पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होती है। पसीने से कारण तेजी से वाष्पीकरण होती है जो शरीर की सतही गर्मी को अवशोषित कर लेता है। हाँ, यही सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है, मतलब पसीने के अंदर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है जो शरीर के सतह की गर्मी को अवशोषित कर लेती है। अब फलस्वरूप हमें ठंडक महसूस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक हैं? संयोजी उत्तक, पहले तो संयोजी उत्तक उसे कहते हैं जो किसी दो चीज़ों को जोड़े, कनेक्ट करे आपस में, उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है इंग्लिश में। संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं, इसमें को संयोजी उत्तक के उदाहरण सबसे निम्नलिखित में से कौन एक को छोड़कर, ओ मतलब जो गलत है उसे चुनना है। तो ट्रेकिया नहीं है, हाँ, अस्थि है, रक्त है, उपास्थि है, ठीक,
रक्त को कभी कभी पूछता है कि रक्त कैसा उत्तक है, तो ये तरल संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, साइंस का क्वेश्चन है, यदि लयनकाय को किस कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का शक्ति केंद्र है? तो सूत्रकणिका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? ऑप्शन ए अग्रिम सूर्योदय, विलंब सूर्यास्त। ऑप्शन बी इंद्रधनुष का बनना, समतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन सी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ऑप्शन डी किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए वक्रित करना। तो इसका सही आंसर होगा अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त। ये थोड़ा किताबी लैंग्वेज है, बुक का लैंग्वेज है। ऐसे आप बोल सकते हैं कि सूर्योदय से पहले सूर्य का लाल दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन, अगला है साइंस वाला 60 नंबर, कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? राइबोसोम, अंतःद्रव्य जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। तो ये होता है अंतःद्रव्य जलिका। ये अंतरकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। अंतःद्रव्य जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 61 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है जिससे पौधों के विभिन्न भाग जैसे ट्रेंडिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ जाते हैं? ठीक, तो बिना टूटे यदि कोई चीज़ मुड़ रहा है तो उसमें कोमलता होगी, यानी लचीलापन। ठीक, लचीलापन यही कोमलता। तो ये होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरीनकाइमा, एरिनकाइमा। तो जो होगा क्लोएनकाइमा इसका सही आंसर होगा। क्लोएनकाइमा के कारण पौधों में लचीलापन का गुण आता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, साइंस का ही है, एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक, अगर असमान मात्रा में बढ़ती तो असमान त्वरण कहलाएगा, क्योंकि समय के साथ बढ़ रहा है। चलिए अब अगला साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं। एक धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए लंबी परिनालिका के केंद्र के पास पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर होता है, तो इसमें गलत कथन हमें चुनना है। ये तो सही है। परिनालिका एक प्रकार के दंड चुंबकीय की भांति कार्य करती है, भी सही है। ऑप्शन सी परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम बहुत अधिक होता है, ये गलत है। यदि हम फेरों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, क्योंकि गलत चुना था, यही गलत है। आगे, नीचे दिए गए अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड के संयोग से पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। ठीक, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि दोनों आपस में विस्थापित हो, जैसे कि ये पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड। तो यहाँ जो पोटेशियम है उससे ब्रोमाइड अलग हो रहा है और आयोडाइड जुड़ रहा है। ठीक, जबकि बेरियम से आयोडाइड अलग हो रहा है और ब्रोमाइड जुड़ रहा है। तो ये द्विविस्थापन हो गया, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं।
तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, देखते हैं। जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर जाते हैं। इस प्रक्रिया को डैश रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी सक्रिय परिवहन, ऑप्शन सी जीव द्रव्य संकुचन, ऑप्शन डी निष्क्रिय परिवहन। तो बोल रहा है कि पादप कोशिका परासरण द्वारा पानी की हानि होती है और आंतरिक पदार्थ संकुचित होता है। संकुचित होता है मतलब छोटा होता जाएगा, ठीक। तो जब जल की हानि होती है तो जीव द्रव्य का संकुचन हो जाता है, इससे कोशिकाओं की मृत्यु भी हो जाती है। अगला है, बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन नहीं, अभी ये है ए नंबर में दिया है। भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। ऑप्शन बी, प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है। तो इसका ए और बी दोनों सही हैं, ठीक। भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है, बिल्कुल। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊपर की ऊपरी सतह पर लंबवत कार्य करता है, बिल्कुल। प्रणोद के कारण ही, जैसे आप लोग प्रणोद, भार तो सब लोग समझते ही हैं, प्रणोद बता देता हूँ। प्रणोद जैसे कि आंधी तूफान आने पर करकट उड़ कर की छतें उड़ने लगती हैं या उड़ जाती हैं, ये भी प्रणोद का उदाहरण है, क्योंकि ऊपर की तरफ बल लगता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत 79 नंबर, विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। उन अशुद्धियों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए गैंग, ऑप्शन बी विद्युत अपघटनी पंख, ऑप्शन तीसरा जो है एनोड पंख, ऑप्शन डी कैथोड पंख। तो इन्हें एनोड पंख कहा जाता है, इन्हें एनोड पंख यानी कीचड़ ही होता है, ठीक। और गैंग भी बहुत पूछता है, तो धातुओं में जो अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक, उन्हें गैंग कहा जाता है। इसका बहुत सारे लोग गैंग ही आंसर मार देंगे, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत होगा। चलिए 81 नंबर देखते हैं। परितंत्र के घटकों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ए जीवित जीव, अब दे रखा है अजैविक घटक हैं। जीवित जीव तो जैविक घटक होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन बी मिट्टी जैविक घटक है। मिट्टी तो अजैविक घटक हो गई, क्योंकि इसमें कोई जैविक घटक मतलब जिसमें कोई जीवन हो, जिसमें कुछ जीवन हो। अब ऑप्शन सी खनिज अजैविक घटक हैं। हाँ, खनिज पदार्थ जो भी होते हैं अजैविक घटक के उदाहरण होते हैं, तो केवल सी सही होगा इसमें। विस्थापन अवकलन ये न्यूमेरिकल है, मैं ऐसे समझा देता हूँ। विरामावस्था से 82 नंबर, विरामावस्था से प्रारंभ करके एक कार 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चल रही है। 20 सेकेंड के बाद कार की वेग क्या होगी, ठीक। तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, 20 सेकेंड बाद, ठीक। तो अगर 1 सेकेंड में 0.5 सेकेंड चल रही है तो 20 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। एक वेग बराबर क्या है, तो वेग बराबर चाल अगुना समय, ठीक। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला है 83 नंबर, रासायनिक सूत्र में पदांक क्या दर्शाता है? एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या, एक आयन आवेश, यौगिक का द्रव्यमान, तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था। तो रासायनिक सूत्र में जो पदांक होते हैं वो एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को दर्शाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में समझना हो तो हम लिख सकते हैं जल, जल को कहा जाता है H2O। जल को हम क्या कहते हैं? जल को H2O
लिखा जाता है। ठीक, तो इसमें जल क्या है, तो जल एक यौगिक है। जल क्या है, एक यौगिक है। जल एक यौगिक है। तो इसमें बोल रहा है कि रासायनिक सूत्र में पदांक, ये जो 2 है ये इसका पदांक है। तो ये बता रहा है कि हाइड्रोजन तत्व के जल में हाइड्रोजन के तत्व के कितने परमाणु हैं, तो 2 परमाणु हैं, वही ये बता रहा है। आगे है, ये भी न्यूमेरिकल है, 84 नंबर। यदि कोई वस्तु बिंदु ए से दाईं ओर 15 मीटर की गति करती है, फिर बिंदु ए तक पहुंचने के लिए विपरीत दिशा में 15 मीटर गति करती है, तो उसके द्वारा किया गया विस्थापन कितना होगा। देखिए वहीं गई और मतलब विस्थापन शून्य है। जब कहीं आप जाते हैं और वापस वहीं पे चले आते हैं तो विस्थापन शून्य हो जाता है, लेकिन दूरी आप तय करते हैं, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, शून्य। ठीक, 0 मीटर होगा। 86 नंबर देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन ए संकेंद्रित वृत्ताकार रेखाओं, ऑप्शन बी समानांतर लेकिन अनियमित सीधी रेखाओं, तीसरा ऑप्शन है दीर्घवृत्ताकार रेखाओं, चौथा ऑप्शन समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं द्वारा। तो यही है, यही ऑप्शन सही होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो हैं दर्शाए जाते हैं समानांतर और दूरस्थ और सीधी रेखाओं के द्वारा ही दर्शाए जाते हैं। त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है। अगर प्रिज्म का है तो प्रिज्म का कोण प्रिज्म कोण कहलाएगा। ठीक, 2 पार्श्व प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 92। पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है। यदि लोहे की छड़ पर पानी ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल द्वारा छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो तो क्या कहलाएगा। हाँ, अब यदि पानी तो क्या होगा, अब पानी छड़ पर जो बल है, छड़ जितना पानी पर लगा रहा है और पानी वापस छड़ पे लगा रही है। ठीक, यदि पानी का बल अधिक है, ठीक, तो छड़ तैरेगी। यदि छड़ का बल अधिक है तो छड़ डूब जाएगा। तो इसमें बोला है कि पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक है, यानी पानी का बल अधिक है, तो लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी। अब 94 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोल का उदाहरण है। सोल, अरे सोल एक तरह से जैसे एरोसोल होता है, वायु में घुले धूल के कण को एरोसोल कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे कण मिले होते हैं। सीधे एग्जाम्पल ही दे दिया है ऐसा कि जो सीधे एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी से उठा के सीधे एग्जाम्पल दे दिया है बिल्कुल। फोम, फेस क्रीम, रबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसमें सीधे दे रखा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक सोल का उदाहरण है। द्विआवेशित हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो हीलियम जो आयन होते हैं उसमें दो अल्फा कण होते हैं। ठीक, अब हीलियम आयन धनावेशित होता है, इसमें 2 अल्फा कण होते हैं। ठीक, बीटा जो होता है ये ऋणावेशित होता है और ये पॉजिट्रॉन के बने होते हैं। अब गामा जो है ये ये उदासीन होता है, इसलिए इसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है 96। अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य माने सही विकल्प का चयन करना है कि अंडाशय कौन से कार्य को नियंत्रित करता है। पहला है मासिक धर्म, दूसरा ऑप्शन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है, ऑप्शन 3 उपापचय को नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि को उत्प्रेरित करता है। नहीं, अंडाशय का मुख्य कार्य है मासिक धर्म को नियंत्रित करना, ये सही ऑप्शन ए होगा। ये जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट डे का क्वेश्चन था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और किससे संबंधित साइंस के क्वेश्चन चाहिए ये आप कमेंट करके बताएं, उससे संबंधित वीडियो बना दिया जाएगा। इसके बाद ALP के हैं और 99 जो शिफ्ट हैं, 99 शिफ्ट 2022 वाले ग्रुप डी के क्वेश्चन वो सीधे NCERT से संबंधित हैं। ये वाले भी सभी NCERT के ही क्वेश्चन हैं। अगर आप मिलाइएगा तो आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन NCERT में। तो कौन सा आगे डिस्कस करें, ग्रुप डी वाला या ALP वाला या टेक्नीशियन के आगे शिफ्ट का, आप कमेंट में बताएं। धन्यवाद।